स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्टडी विद गिरी सिस्टर्स में। तो जैसे कि हमने एपिडेमिक चैप्टर स्टार्ट किया था 5.2 का, और हमने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है। यदि आपको उसमें कुछ असुविधा हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हम कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में जानेंगे जिन्होंने एपिडेमिक का रूप लिया और किस तरह से आज भी वो हमें प्रभावित करते आ रहे हैं। हम यदि वैक्सीन लेते हैं और अपने प्रिकॉशन के साथ रहते हैं तो हम बचे रहते हैं, नहीं तो वो दिन प्रतिदिन हमारे शरीर में भी अपना स्थान बनाते जा रहे हैं। तो हमें उन बीमारियों से लड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, तो वो ताकि वो एपिडेमिक का रूप ना ले। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं ऐसी कुछ बीमारियां, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, कॉलेरा के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे मलेरिया से। मलेरिया एक घातक बीमारी है जो कि प्रत्येक साल 90 मिलियन की दर से होती है। आप समझ सकते हैं कि इतने मलेरिया प्रभावित करता है हमारे अपने डेली लाइफ को, हमारे लाइफ साइकिल को। तो मलेरिया का मीन्स मतलब होता है, मलेरिया मीन्स होता है, मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर। बैड एयर, यदि आपसे कहीं कुछ पूछे क्वेश्चन में तो आप इसको लिख सकते हैं, मलेरिया मीन्स बैड एयर। फीवर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज ऑफ मैनकाइंड। यह एक प्रकार का ऐसा मानव का एक ड्रेडफुल डिजीज है, घातक बीमारी है। अभी तक पुराना भी है और अभी तक भी चल रहा है इस बीमारी से। इवन नाउ व्हेन साइंस एंड मेडिसिन हैज नो एडवांस, अबाउट 500,000 पीपल डाई एवरी ईयर इन द वर्ल्ड बाय मलेरिया। अभी भी जब अभी तो होते ही हैं, पर अभी तो हमारे पास इसके प्रिकॉशन के, इसके बहुत सारे मेडिसिन भी निकल गए। हम सभी जानते हैं कि मेडिसिन आ गए हैं, लेकिन जब मेडिसिन नहीं था तब क्या होता था कि इतने सारे लोग, 500,000 पीपल डाई एवरी ईयर 500,000 पीपल मारे जाते थे इस बीमारी से। जिस जर्म के कारण होता है उसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण होता है ये प्रोटोजोआ, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स एक प्रोटोजोआ है और उसकी भी एक स्पीसीज है पी, इसको पी फैल्सीपरम भी कह सकते हैं। ये भी एक अलग प्लाज्मोडियम का एक अलग स्पीसीज है, एक अलग प्रजाति है, इसके कारण होता है। तो प्लाज्मोडियम स्प्रेड्स बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि वेक्टर होते हैं। फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से ये इन्फेक्टेड पर्सन से यदि वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो वेक्टर मीन्स क्या हुआ? वेक्टर मीन्स ये हुआ, यदि वेक्टर का मतलब हम जानेंगे तो एक होता है कैरियर और एक होता है वेक्टर। वेक्टर मीन्स होता है कि जो प्रोटोजोआ अपना आधा साइकिल, अपने लाइफ का आधा साइकिल वो कंप्लीट करता है मच्छर के शरीर में, यानी कि वो मॉस्किटो के शरीर में अपना आधा लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और उसके बाद जहाँ वो उसको फैलना होता है, यानी कि वहाँ पर वो अपने आप को ग्रोथ करके उसके सलाइवा में आता है, लाड़ के जरिए वो इन्फेक्टेड पर्सन से वो जब वो लेती है मच्छर, वो एनोफिलीज मच्छर लेती है, तो क्या करती है कि उसके शरीर में ही वो अपना आधा साइकिल पूरा करता था, इसलिए उसको वेक्टर कहा जाता है। कैरियर मीन्स हुआ कि जब वो डायरेक्ट किसी यहाँ से वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, जैसे कि मक्खी कैरियर के रूप में मानी जाती है। हाँ, और जो एनोफिलीज मच्छर हुआ, जिसको मॉस्किटो कहते हैं, तो वो कहाँ, वो वेक्टर रहता है, क्योंकि उसकी आधी लाइफ साइकिल मच्छर के ही शरीर में पूरी होती है और आधी जो होती है वो हेल्दी पर्सन के शरीर में होती है। लेकिन इफेक्ट करता है कहाँ पर? वो करता है हेल्दी पर्सन के बॉडी पर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे जानेंगे कि प्लाज्मोडियम स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि वेक्टर है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एंट्री ऑफ जर्म, प्लाज्मोडियम किस तरह से एंट्री करता है? वो प्लाज्मोडियम इंटर्स मॉस्किटोज बॉडी ड्यूरिंग ब्लड सकिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। जब एनोफिलीज मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है तो वो क्या करती है कि ब्लड सकिंग के दौरान उसको भी ले लेती है, उस जर्म को भी ले लेती है। उसके बाद क्या होता है कि देन आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन बॉडी थ्रू सलाइवा, और उसके बाद से वो अपना थोड़ा लाइफ साइकिल अपना पूरा करके फिर उसके लाड़ में आ जाता है, और जैसे ही वो हेल्दी पर्सन को काटती है तो फिर क्या होता है
कि वो लाड़ के जरिए उस हेल्दी पर्सन में चला जाता है और उसके बाद वहाँ पर वो अपना काम करता है वहाँ पर बहुत तेज। तो इसकी पहचान कैसे होती है? जैसे सम डेवलपमेंट ऑफ प्लाज्मोडियम ऑल्सो डन इनसाइड मॉस्किटोज बॉडी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। देयरफॉर एनोफिलीज मॉस्किटो इज नोन एज वेक्टर। एनोफिलीज मॉस्किटोज को वेक्टर के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे कोई पूछे कि मलेरिया किसको कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि मलेरिया इज वन ऑफ द मलेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रांसमिसिबल पैरासाइटिक। एक ऐसा ट्रांसमिसिबल पैरासाइटिक है, बीमारी है जो 90 मिलियन केसेस ऑकर ईच ईयर, जो कि 90 लाख केसेस प्रत्येक साल में देखे जाते हैं। पर अब उतने व्यक्ति मारे नहीं जाते हैं। यदि ड्रेडफुल हो सकता है यदि हम इसके अच्छे से देखभाल, अच्छे से मेडिसिन वगैरह ना ले तो। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इसका सिम्टम्स होता है, द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर पीरियोडिक अटैक्स ऑफ सीवरिंग, थरथराहट के साथ बहुत तेज बुखार आना 105 डिग्री के करीब करीब, बहुत तेज सिर में दर्द होना, बॉडी में पेन होना, और टेम्परेचर जब लो जाता है यानी मेडिसिन वगैरह लेने के बाद तो काफ़ी पसीने के साथ इस बुखार का उतरना। पर्सन सफर्स फ्रॉम मलेरिया लॉन्ग टाइम, हिज स्प्लीन एंड लीवर बिकम इनलार्ज। उनका स्प्लीन और लीवर इनलार्ज हो जाता है, ये यदि बहुत ही अधिक मलेरिया से व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं। ठीक है, मलेरिया कब अटैक करता है? मलेरिया अटैक ऑफ मलेरिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर, समर में ज़्यादा अटैक होता है, और रेनी सीजन में विद द इंक्रीज ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज के बढ़ने से ये ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं कि मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड इफ बी एबल टू कंट्रोल इट्स वेक्टर, वेक्टर को ही कंट्रोल किया जाए तो, जैसे कि एनोफिलीज मच्छर है उसको कंट्रोल किया जाए। मलेरिया में बी फैटल इफ इट्स नॉट ट्रीटेड वेल, यदि यह बहुत घातक बीमारी का रूप ले सकती है यदि हम इसको नहीं ध्यान से ट्रीट करेंगे तो। ठीक है, ये हुआ मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्या? डेंगू, जो कि ये भी एक एडिस एजिप्टी इस तरह से जो कि जर्म है तो होता है, इसका नाम है। डेंगू इज अनदर फैटल मॉस्किटोज बॉर्न वायरल फीवर, वायरल होता है, फेल्बी वायरस डिजीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जर्म का एंट्री क्या होता है? ये आपसे कोई पूछे कि इसका क्या होता है तो इसकी ये एक प्रकार का जर्म है जिसको वायरस कहा जाता है, एडिस इजिप्टी। ठीक है, मॉस्किटोज कैरीज द जर्म, ये भी एक मच्छर के ही जो कि एक क्या करते हैं, ये कैरियर होते हैं। जिस तरह की ये क्या है, एनोफिलीज मच्छर जो होते हैं वो वेक्टर होते हैं और ये जो होता है वो कैरियर होता है। ठीक है, कैरीज द जर्म फेल्वी वायरस ऑफ डेंगू फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ए ब्रेक बोन फीवर, इसको ब्रेक बोन फीवर के भी नाम से जाना जाता है, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, फॉर इट्स ज्वाइंट पेन कॉजिंग फीचर्स, इसके कारण बहुत ज़्यादा ज्वाइंट में पेन होता है जिसके कारण इसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? डेंगू के सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, ज्वाइंट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लोअरिंग ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और WBC की भी संख्या कम हो जाती है। समटाइम्स रैसेस कम आउट इन बॉडी, कुछ रैसेस भी दिखाई देते हैं बॉडी के ऊपर। इसमें क्या करना है इसके प्रिवेंशन? प्लेंटी ऑफ वाटर टू बी टेकन, बहुत अधिक मात्रा में पेशेंट को पानी पिलाया जाता है, पानी दिया जाता है। शुड बी अंडर प्रॉपर ट्रीटमेंट और एंड रेस्ट, और उसके बाद से उसको अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है और रेस्ट दिया जाता है। प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट, डेंगू स्प्रेड टू मोर देन 100 कंट्रीज इन एशिया, एशिया की 100 ऐसे देशों में होता है ये बीमारी, बहुत सारे। अकॉर्डिंग टू WHO नियरली 50 to 100 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड बाय डेंगू इन एवरी ईयर। आपको जान के हैरानी होगी कि नियरली 50 to 100 मिलियन पीपल, 50 से 100 लाख कह सकते हैं, जो कि इन्फेक्टेड होते हैं प्रत्येक साल डेंगू की बीमारी की वजह से। ठीक है, तो डेंगू बीमारी से बचे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेग, ये तो हुआ मच्छरों के बारे में।
अब हम लोग जानेंगे चूहों के बारे में भी, चूहों की वजह से ही हम कितने प्रभावित होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब प्लेग बहुत ही घातक बीमारी का रूप ले चुका था। ये जब तक इसके बारे में 1/3 ऑफ जो पॉपुलेशन था वो खत्म हो चुका था, किसके, यूरोप में। कब? 1347 में, इस बीमारी की वजह से। तो प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय रैट फिलिया की वजह से ये एक बीमारी फैला। द बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लेग इज अर्शीनिया पेस्टिस, अर्शीनिया, सॉरी, ये एक प्लेग का बैक्टीरिया का नाम है, ये जिसके कारण ये प्लेग बीमारी फैलता है। इसका एंट्री ऑफ जर्म क्या होता है, ये जर्म कैसे घुसता है शरीर में? रैट फिलियस लीव्स द रैट प्लेग इन्फेक्टेड that die of plague and bite human being and infected the person। रैट फिलियस क्या करता है कि वो प्लेग जो बीमारी, जो जिससे कि प्लेग बीमारी से जो पर्सन मारे जाते हैं, उनको वो क्या करता है कि यदि वो वहां से वो लेता है और क्या करता है कि इन्फेक्टेड पर्सन को वहां से वो लेके किसी इन्फेक्टेड पर्सन से लेता है और उसके बाद वो हेल्दी पर्सन में काटने के कारण डाल दिया जाता है। देयर डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वेरियस अदर मीन्स सच एज, जैसे कि सीजनिंग होता है, डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के कारण भी हो सकता है। प्लेग जर्म कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर, प्लेग जो बीमारी है वो थ्रू एयर के जरिए भी ये फैल सकता है। यदि आसपास में प्लेग हुआ हो तो वहाँ से भी ये एयर के जरिए ये बीमारी फैलते जाती है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसकी पहचान क्या हो सकती है? इसकी पहचान हो सकती है हाई फीवर, इसमें भी एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स का बढ़ना, वॉमिटिंग भी हो सकती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी भी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा, और सिर में दर्द, लंग इन्फेक्शन, फिर उसके बाद ब्लड भी क्लॉट हो सकते हैं, और ब्लड कम्स विथ कफ के साथ ब्लड भी आ सकता है। इस बीमारी की यही पहचान होती है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? दिस ड्रेडफुल डिजीज कैन बी अवॉइडेड इन ग्रेट एक्सटेंट बाय अवेयरनेस, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, और क्लीनिंग एनवायरनमेंट के जरिए इस बीमारी को रोका जा सकता है। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि वैक्सीन, इनके जो वैक्सीन थे, वाल्डेमर हाफकिन, जो कि 1897 में इन्वेंट किए वैक्सीन का, प्लेग जो कि बॉम्बे में, जो कि अभी अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर इस वैक्सीन का आविष्कार किया गया। उसके बाद हम लोग आएंगे स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मोस्टली सबको होता है। स्मॉल पॉक्स के बारे में, स्मॉल पॉक्स इज अ हाईली इन्फेक्टेड वायरल डिजीज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेग। रेड प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपका क्वेश्चन आए कि रेड प्लेग किसको कहा जाएगा, तो आप स्मॉल पॉक्स को रेड प्लेग भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स के रूप में हमारे शरीर पे दिखाई देता है। एंट्री ऑफ जर्म क्या हो सकता है? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स इट वाज सो डेडली डिजीज। ये इन्वेंशन जब तक नहीं हुआ था वैक्सीन का, तब तक ये क्या था, काफ़ी ये बहुत ही घातक बीमारी थी। इट स्प्रेड थ्रू एयर, यह बीमारी हवा के जरिए भी फैलती है। मोस्ट इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय बॉडी कांटेक्ट, और बहुत सारे क्या होते हैं कि बॉडी कांटेक्ट के जरिए भी। यदि किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ हो तो उनको अलग कर दिया जाता है, उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, आप उसी में रहिए जब तक कि आपकी ये बीमारी ठीक ना हो जाए। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? Infections occurred in the veins and वेनुलस ऑफ द स्किन के ऊपरी हिस्से में होता है, इन माउथ, थ्रोट में भी हो सकता है। तो जितना बाहर होता है उतना भीतर भी होता है। मे बी अदर ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स गेट्स कवर्ड विथ लिक्विड फिल्ड ब्लिस्टर्स और पॉक मार्क्स आफ्टर ड्राइंग, लिविंग परमानेंट मार्क्स ऑफ द स्किन, और
बहुत सारे ऐसे हैं कि इनके होने के बाद आप देखे होंगे कि स्मॉल पॉक्स होने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्किन पर एक धब्बा छोड़ के चला जाता है, जो कि गोल गोल इस तरह से दिखता है पूरे चेहरे पे या बॉडी में कहीं पर भी। तो ये इस तरह से काफ़ी ड्रेडफुल होता था और एक मार्क दिखाई देता था उनके जाने के बाद भी। मेनी केसेस विजन ऑफ द पेशेंट हैव बीन अफेक्टेड, बहुत सारे ऐसे केसेस अभी देखे भी जाते हैं। इनिशियली फीवर, बॉडी एक्स एचएस हो जाते हैं, हेडेक हो जाते हैं और रैश अपीयर टू 48 टू 72 आवर्स में ये रैसेस भी हो जाते हैं बॉडी में। आफ्टर इनिशियल सिम्टम्स यही होते हैं। अच्छा, तो एडवर्ड जेनर जो थे इंट्रोड्यूस किए वैक्सीन का। एडवर्ड जेनर इन्होंने एडवर्ड जेनर जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का। फॉर द फर्स्ट टाइम he used cowpox virus to create resistance power in the human body against the smallpox. स्मॉल पॉक्स को इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया। एडवर्ड जेनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्मॉल पॉक्स इज फाउंड इन द इजिप्टियन ममीज, पीपल हु डाइड सम 3000 ईयर्स एगो। ये पहली बार जहाँ पर मिला था वो इजिप्ट में मिला था, इजिप्टियन ममीज में पाया गया था, जो कि 3000 साल पहले चले गए थे। ठीक है, अर्लीस्ट सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था में। अब इस प्रिवेंशन इसके हम लोग क्या कर सकते हैं कि नाउ दिस डिजीज ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड फ्रॉम ग्लोब आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन के डिस्कवरी के बाद ये मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे ग्लोब से जा चुका है। फिर भी वैक्सीन के जरिए बच्चों को ही वैक्सीन दिया जाता है ताकि ये इस तरह का बीमारी बच्चे से ही भी शुरुआत ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं काला अजर। काला अजर का नाम हमने सुना है। काला अजर को कॉमनली नोन एज दमदम फीवर के भी नाम से जाना जाता है या फिर ब्लैक फीवर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, काला अजर इज कॉज्ड बाय टीनी यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। देखिए ये भी प्रोटोजोआ से होता है, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ से भी होता है काला अजर। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है लेशमीनिया डेनोवानी। ये एक सैंड फ्लाई इज द कैरियर ऑफ लेशमीनिया जर्म स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। सैंड फ्लाई होता है जिसकी कारण काटने का इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है और उसके बाद क्या होता है कि वो हेल्दी पर्सन को काटने के बाद ये बीमारी होती है। इस बीमारी के सिम्टम्स पहचान क्या हो सकती है कि सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर कंटिन्यूअस फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वेट भी कम हो जाता है, बहुत थकान रहती है, एनीमिया भी हो जाता है और इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, इनलार्ज हो जाता है स्प्लीन और लीवर का। सबसे पहले 1901 में ब्रिटिश फिजिशियन थे लिशमन फर्स्ट नोटिस किए इस जर्म का। उसके बाद चार्लिस डेनोवन ने कंफर्म किया, तो इसीलिए इस बीमारी, इस जर्म का नाम हुआ लेशमीनिया डेनोवानी। ठीक है, क्योंकि दोनों जो फिजिशियन थे इन्होंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया और एक ने कंफर्म किया, तो इसीलिए इस जर्म का नाम हमने रखा लेशमीनिया डेनोवानी। ठीक है, जो कि इंडियन बंगाली साइंटिस्ट थे उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, इन्होंने फर्स्ट टाइम इस मेडिसिन का इन्वेंट किए काला अजर के नाम से, और जिनको बाद में नोबेल प्राइज भी नॉमिनेट किया गया था। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज। प्रिवेंशन क्या हो सकता है कि नाउ दिस डिजीज कैन बी क्यूरेबल एंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्लीन इन्वायरमेंट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द डिजीज, इसलिए क्लीन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। ठीक है, यहाँ सारी बीमारियों के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, उनके बैक्टीरिया और उनके वायरस के बारे में कि आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि दिन प्रतिदिन बीमारियाँ कैसे कैसे अपना रूप लेती गई, अपना कैसे कैसे अपना ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती गई। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बीमारियां भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें नेचर से जुड़े रहना है और जुड़े रहने के कारण ही हम इन बीमारियों से बचे जा सकते हैं।
जितना आप अवॉइड करेंगे फास्ट फूड वगैरह का, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। हम नेचर से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। इसलिए घर के बने खाने खाइए, साफ सुथरे रहिए, अपने इन्वायरमेंट, अपने आसपास को साफ सुथरा रखिए, और जहाँ कहीं भी हो वहाँ पर बच के रहिए, तो हम बचे रह सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही है कि वैक्सीन तो आते जा रहे हैं पर बीमारियां भी कम नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डायरिया टू फ्लो। Many of you have experienced the diarrhea. Diarrhea is a passing of loose stool at a frequent interval. Frequent interval के बाद स्टूल का पास होना एक ऐसा डायरिया जिसको कहा जाता है ना, बिना दर्द के साथ भी एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में बार बार स्टूल का आना। वेरियस एजेंट्स में रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, फूड पॉइजनिंग वगैरह के कारण भी। तो इसमें बहुत तरह के ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत तरह के एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। इंट्री ऑफ जर्म क्या हो सकता है? फ्रॉम रिसेंट स्टडी अभी पाया गया कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मोस्ट कॉमन डायरिया कॉजिंग वायरस इज द रोटा वायरस। आजकल बच्चों को वैक्सीन दिया जा रहा है रोटा वायरस का। रोटा वायरस नाम का एक वायरस है जिसके कारण ये बीमारी कॉमनली डायरिया का रूप लेता है। दिस वायरस नॉर्मली स्प्रेड बाय द फेकल ओरल रूट। और जैसे कि हम दूषित खाना खाएंगे, दूषित पानी पिएंगे, तो ये बीमारी अपने आप बहुत तेजी से फैलते जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ड्यूरिंग डायरिया लॉस ऑफ वाटर लीड्स डिहाइड्रेशन, और स्किन, टंग को सूखना, मुंह ये सब सूख जाता है, और उसके बाद से फीवर भी आ सकता है, स्टमक पेन भी हो सकती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी भी हो सकती है, और कमजोरी भी हो सकती है, और कभी कभार तो स्टूल से ब्लड भी आ सकते हैं। इसको कैसे बचा सकते हैं? हम ORS वगैरह ले सकते हैं जो कि सॉल्ट शुगर सोल्यूशन होता है, और हमारे शरीर के सॉल्ट वाटर सोल्यूशन को सॉल्ट बैलेंस को, वाटर सॉल्ट बैलेंस को मेंटेन करता है। ड्रिंकिंग ऑफ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ड्रिंकिंग प्योर वाटर से, और दूषित खाने से बचिए, हाइजीन रहिए, अपनी कम्युनिटी को भी हाइजीन रखिए, तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, बहुत सारी और भी बीमारियों के बारे में जानेंगे, जैसे सार्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, एड्स है। इन सब के बारे में और अच्छे से जानेंगे, और उनके सिम्टम्स और कंट्रोल, प्रिवेंशन, इन सब के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तब तक आप देखिए हमारे इस चैनल को, और कुछ प्रॉब्लम होने से आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते रहिए, और भी बच्चों को मोटिवेट करिए ताकि वो देखें और अच्छे से समझें, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं जल्दी अपलोड करूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।